नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। ट्विटर और भारत सरकार के बीच लगातार टकराव चल रहा है और इसी बीच ट्विटर ने एक विवादास्पद हरकत कर दी। उसकी वेबसाइट में भारत के नक्शे के साथ छेड़खानी दिख रही है। उसने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग देशों की तरह दिखाया। सरकारी सूत्रों का कहना है कि इस तरह की हरकत पर कार्रवाई हो सकती है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता पी मुरलीधर राव ने ट्विटर नक्शा विवाद पर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ महीनों में अपनी हरकतों से ट्विटर ने इस बात को साबित किया है कि भारतीय हितों और संवेदनशीलता के प्रति वो पूर्वाग्रह रखता है। भारतीय नक्शे के प्रति ट्विटर का शरारतपूर्ण रवैया निंदनीय है। कोविड-19 महामारी के दौरान कमजोर पड़े सेक्टरों को दोबारा पटरी पर लाने के लिए सरकार ने आज 8 ऐलान किए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सोमवार को 6,28,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की। मेडिकल, टूर एंड ट्रैवल और छोटे उद्योग इसके दायरे में आएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ कई तरह की योजनाओं के ऐलान करती रहीं। इनमें कोविड से प्रभावित सेक्टरों के लिए 1.1 लाख करोड़ की लोन गारंटी स्कीम शामिल है। इसके तहत छोटे मझौले शहरों में स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए 50,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। छोटे बड़े उद्योगों को मौजूदा इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत 1.5 लाख करोड़ रुपए अलग से मुहैया कराए जाएंगे और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के जरिए 25 लाख लोगों को क्रेडिट गारंटी स्कीम के जरिए लोन की सुविधा मिलेगी। कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए, सेक्टर्स के लिए 1,01,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी योजना लेकर आए हैं और हेल्थ सेक्टर जो है विशेष तौर पर इस पे बल दिया गया। 50,000 करोड़ रुपए इसके लिए रखा गया है। कोरोना महामारी के दौरान सबसे ज्यादा प्रभावित सेक्टरों में शामिल टूरिज्म को भी राहत देने का फैसला किया गया है। 11,000 रजिस्टर्ड टूरिस्ट गाइड और ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर को आसान शर्तों पर 1 से 10 लाख तक लोन की सुविधा मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत रोजगार अभियान के तहत ईपीएफओ के जरिए 15,000 रुपए प्रति महीने से कम सैलरी वाले कर्मचारियों को सब्सिडी की योजना भी 30 जून 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी गई है। 2021-2022 के दौरान डीएपी और पीएनके फर्टिलाइजर्स के लिए खाद्य सब्सिडी 14,775 करोड़ रुपए पहले ही बढ़ाई जा चुकी है। साथ ही भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय एयर ट्रैवल खुलने के बाद भारत आने वाले पहले 5 लाख पर्यटकों को मुफ्त में वीजा की सुविधा देने का भी फैसला किया है। 10,700 जो हमारे क्षेत्रीय स्तर पर टूरिस्ट गाइड्स जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने रिकॉग्नाइज कर रखे हैं, राज्यों में भी उनको इसका लाभ मिलेगा। राज्यों की सरकारों ने भी जिनको रिकॉग्नाइज किया है। और जो ट्रैवल एंड टूरिज्म स्टेक होल्डर्स हैं जो लगभग 904 हैं, उनको भी इसका लाभ मिलेगा। 1 लाख रुपया टूरिस्ट गाइड्स जो लाइसेंस्ड है, जिनको लाइसेंस प्राप्त है या क्षेत्रीय या फिर राज्य के स्तर पर जिनको रिकॉग्नाइज किया गया, उनको होगा। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कमजोर पड़ी अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने की जद्दोजहद के तहत भारत सरकार का ये पहला बड़ा राहत पैकेज है। मंशा इस संकट के दौरान सबसे ज्यादा प्रभावित हुए छोटे बड़े लघु उद्योगों को आसान शर्तों पर लोन और क्रेडिट गारंटी की सुविधा मुहैया कराकर उन्हें जरूरी वित्तीय सहायता पहुंचाने की है। हालांकि उद्योग संघों को अब भी भारत सरकार की तरफ से एक बड़े फिस्कल स्टिमुलस पैकेज का इंतजार है। दिल्ली से शशिकांत झा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के बाद आज मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, जबकि आज ही एआईएमआईएम ने 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। सियासी सवाल यह है कि बीजेपी के खिलाफ कोई महागठबंधन न होने की हालात में एआईएमआईएम की 100 सीटों का चुनाव पर क्या असर होगा। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ऐलान कर दिया कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। चंद रोज पहले अखिलेश ने कहा था कि वो छोटे दलों से गठबंधन करेंगे, लेकिन मायावती तो किसी के साथ गठबंधन से इनकार करती हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रदेश की जनता यहाँ लोकतंत्र को बचाने के लिए मेरी इन सब बातों को जरूर गंभीरता से लेगी और यहाँ इस बार
आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव में बीएसपी की जरूर सरकार बनाएगी। यूं तो एआईएमआईएम यूपी में 10 दलों के मोर्चे भागीदारी संकल्प मोर्चे का हिस्सा है, लेकिन आज ओवैसी ने मायावती से गठबंधन की बातचीत का खंडन किया और यूपी में 100 सीट लड़ने का ऐलान कर दिया। हमारे पार्टी के यूपी के प्रेसिडेंट ने इस बात का ऐलान भी किया कि हम एमआईएम पार्टी आने वाले 2022 के असेंबली चुनाव में हम 100 असेंबली सीट पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। हमने लोगों से एप्लीकेशन लेना भी शुरू कर दिया। शौकत साहब गांव-गांव, ज़िले-ज़िले, कॉन्स्टिट्यूंसी फिर रहे हैं और हर पार्टी को इख्तियार है कि वो फैसला ले अपनी पार्टी की अच्छाई के लिए। मगर हमारा तो क्या, हमारे पार्टी के जिम्मेदार ने किसी पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत की या किसी दूसरे पार्टी के एमपी से बातचीत की? कुछ बातचीत ही नहीं की हमने। यूपी में 2017 के विधानसभा चुनावों में 9 छोटी पार्टियां मैदान में उतरी। उनमें से सिर्फ 3 का खाता खुला, वो भी सिर्फ उन पार्टियों का जो किसी बड़ी पार्टी के गठबंधन में थीं। एआईएमआईएम ने 38 सीटों पे चुनाव लड़ा, वो सारी 38 सीटें हार गई। इनमें से 37 सीटों पे उसकी जमानत जब्त हो गई। सिर्फ 0.2% वोट मिला। एआईएमआईएम ने 100 विधानसभा सीटों पे उम्मीदवारों के लिए फॉर्म बेचने शुरू कर दिए हैं, लेकिन इस मौके पे पार्टी सत्ताधारी बीजेपी से सवाल पूछने के बजाय 4.5 साल पहले सत्ता से हट गई समाजवादी पार्टी से सवाल पूछ रही है कि उसने मुस्लिम आरक्षण क्यों नहीं किया। सवाल तो हम पूछेंगे। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि समाजवादी पार्टी के सभी लोगों से, चाहे वो जिले के लोग हों, नगर के लोग हों, वार्ड के लोग हों, प्रदेश के लोग हों, राष्ट्र के लोग हों, जहां इनकी मीटिंग लग रही हो वहां इनसे सवाल कीजिए कि कहां है हमारा आरक्षण। अब एक बड़ा सियासी सवाल ये है कि क्या एआईएमआईएम के 100 सीटों पर चुनाव लड़ने से समाजवादी के मुस्लिम वोट में सेंध लगेगी? एआईएमआईएम का उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा राजनीतिक आधार नहीं है। ऐसे में अगर वो पिछड़ों के गठबंधन भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ चुनाव लड़ती है तो उन सीटों पे जहां बहुत मामूली अंतर से समाजवादी पार्टी की हार जीत हो रही है वहां कुछ प्रभाव पड़ सकता है। वरना आज के सियासी माहौल में मुसलमान शायद एक मुसलमान को वोट देने के बजाय उस पार्टी के उम्मीदवार को वोट देना ज़्यादा पसंद करेगा जो बीजेपी को हराने की स्थिति में हो। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले के बाद पिछली रात जम्मू के कालूचक मिलिट्री स्टेशन के पास 2 ड्रोन दिखाई दिए। इस पहला ड्रोन रात 12:15 बजे दिखा, दूसरा तड़के करीब 2:45 बजे दिखा। सेना ने इस पर हमला किया, जिसके बाद ये ड्रोन वापस लौट गए। अब सेना मामले की जांच कर रही है। लॉटलैंड आज का सितारा में आज कहानी प्रेम, प्रणव और सरवन राज की। ऑटिज्म छात्रों के इस ग्रुप ने कोरोना डेटा के लिए एक खास तरह की वेबसाइट तैयार की। ये वेबसाइट सरकार की ओर से जारी कोरोना के डेटा और चित्रों को आसान बनाता है ताकि दृष्टिहीनों द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्क्रीन रीडर इसे पढ़ सकें। इस खास मुहिम में लॉटलैंड अपनी ओर से 1 लाख रुपए की मदद राशि देगा। इसे मानना भले मुश्किल हो, लेकिन यही सच्चाई है कि ऑटिज्म से जूझ रहे प्रेम, प्रणव और सरवना राज ने भारत के कोविड-19 आंकड़ों की पहली भारतीय वेबसाइट डिजाइन की है, जिसके जरिए ये जानकारी ऐसे लोगों तक पहुंच सके जो या तो बिल्कुल देख नहीं सकते या जिन्हें बहुत कम नजर आता है। इन्होंने पेचीदा सरकारी आंकड़ों को ग्राफिक्स, चार्ट और तस्वीरों की शक्ल में आसान बना दिया है ताकि दृष्टि बाधित लोग जो स्क्रीन रीडर्स इस्तेमाल करते हैं उनके जरिए वो पढ़ सकें। इसका ख्याल टेक्नोलॉजी क्षेत्र में काम करने वाले सामाजिक उद्यमी मनु को आया, जिन्होंने इनको ट्रेनिंग दी।
इन लोगों को ज्यादातर मौके नहीं मिलते। उन्हें हमेशा ऐसे काम मिलते हैं जिसमें किसी खास योग्यता की जरूरत नहीं होती। ये उन सबको गलत साबित करता है क्योंकि ये लोग काबिल हैं जो असल जिंदगी की समस्याएं सुलझाते हैं। जो लोग देख नहीं सकते और जो न्यूरो डाइवर्स लोग हैं, मैं उनकी मदद करना चाहता हूं ताकि वो असली दुनिया को भी डिजिटल जगत की तरह समझ सके। प्रेम शंकर अपने घर से कोविड के ताज़ा आंकड़े दर्ज करते हैं। उन्होंने जश्न की वेबसाइट भी डिजाइन की है और अब तक 7,000 रुपए कमा चुके हैं। उनकी मां मंगाई ने अपनी नौकरी छोड़कर इनकी मदद के लिए कोडिंग सीखी। इसके पीछे विचार ये है कि माएं प्रोजेक्ट मैनेजर बनकर अपने बच्चों को कामयाबी की राह पर आगे ले जा सकती हैं। उनके लिए निश्चित तौर पर आगे ही रहा है। इस क्षेत्र में हम कई विकल्पों को देख रहे हैं। एक हल्की सी उम्मीद की किरण आई है और अब वो कमाने लगा है। हमने ये करके साबित कर दिया है कि ये बच्चे वेबसाइट भी बना सकते हैं और HTML और CSS कोडिंग जैसी चीजें सीख सकते हैं। चेन्नई के सलवामनी को दिखाई नहीं देता। वो IAS की तैयारी कर रहे हैं और सेंटर में आकर इस साइट पर रोजाना कोविड के ताज़ा आंकड़ों की जानकारी लेते हैं। हम पूरी तरह आत्मनिर्भर हैं। इस वेबसाइट से हमें बड़ा फायदा हुआ है और हमारा आत्मविश्वास एक अलग ही स्तर पर आ गया है। ऑटिज्म से जूझ रहे लोग जो पहले टेक्नोलॉजी और शिक्षा से महरूम रखे जाते थे, अब उभरती हुई टेक्नोलॉजीज में अपने जौहर दिखाते हुए उन लोगों के लिए कोविड के आंकड़े मुहैया कर रहे हैं जो देख नहीं सकते।